हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग, अंकेक्षण। अंकेक्षण से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको लेकर आज आपके सामने हाजिर हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप यदि अंकेक्षण की ये सभी वीडियो जितने भी इसके पार्ट्स बनेंगे, ये एक पार्ट में तो मुमकिन नहीं है कि पूरी हो जाए। तो जो भी इसके 3-4 पार्ट्स बनेंगे उसके बाहर आपका शायद ही कोई क्वेश्चन टीजीटी, एलटी या बिहार स्टेट या डीएसएसबी में या और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कॉमर्स के, वहां शायद ही आपको कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपका ना हो। इट मीन्स इसमें आपका सब कुछ इंक्लूड किया गया है। बहुत ही मेहनत से ये वीडियो तैयार करी है। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की क्लास को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आमतौर पर कंपनी ऑडिटर की नियुक्ति निम्न द्वारा की जाती है। नॉर्मली अ कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, शेयर धारक के द्वारा किया जाता है, निदेशक मंडल के द्वारा किया जाता है, कंपनी कानून बोर्ड के द्वारा किया जाता है, कंपनी लेनदार मतलब ऋणदाता के द्वारा किया जाता है। तो जो आपका ऑडिटर होता है कंपनी का, उसको नॉर्मली कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, शेयर होल्डर्स करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, कंपनी लॉ बोर्ड करता है, या कंपनी क्रेडिटर्स करते हैं। तो देखिए, इसके बारे में आप आंसर देने से पहले थोड़ा ये देख लें कि वैसे तो देखिए यहाँ नॉर्मली की बात आई है, तो नॉर्मली अगर पूछा जाता है तो वहां आंसर बी ही होगा, शेयर होल्डर ही करते हैं। लेकिन अगर यहाँ फर्स्ट की बात करता, अगर कहता है यहाँ फर्स्ट ऑडिटर, वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको नोट्स दे देता हूँ, आप इस नोट्स को जरूर देखें। देखिए, यहाँ बताया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर द फर्स्ट ऑडिटर, फॉर द फर्स्ट ऑडिटर, फॉर द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। अगर फर्स्ट ऑडिटर की बात करें तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टिपिकली हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेकिंग अपॉइंटमेंट विद इन 30 days ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन। ये कहती है 169 सब सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के 30 रजिस्ट्रेशन के 30 days के अंदर अंदर क्या कर देना चाहिए? फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति कर देनी चाहिए। और यदि कंपनी गवर्नमेंट है, यदि गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसके बारे में जो कैग होता है, कैग मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है गवर्नमेंट का, उसको ये अधिकार होता है, उसको ये अथॉरिटी होती है कि वो कंपनी के ऑडिटर की नियुक्ति करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है कि वो फेल हो जाता है, नहीं कर पाता है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग भी बुलाई जाती है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाता है अपॉइंट करने के लिए पहला ऑडिटर जो होता है उसको, तो शेयर होल्डर इसको फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग में अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को। तो पहला काम किसका है? पहला काम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाता है, नियुक्ति नहीं कर पाता है ऑडिटर की, तो फिर क्या बुलाई जाती है? मीटिंग बुलाई जाती है, जिसको ईजीएम कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। उसमें जो शेयर होल्डर होते हैं, वो शेयर होल्डर कंपनी के ऑडिटर की नियुक्ति करते हैं। और फिर अगर एक बार सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स वन अपॉइंटेड, यदि एक बार अपॉइंट हो जाता है, तो फिर उसको आगे भी उसके टाइम को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उस एनुअल जनरल मीटिंग में जो अपॉइंट किया गया था उसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है, अगर नॉर्मली की बात करें तो शेयर होल्डर ही करते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट ऑडिटर की बात की जाए तो आपको बताना है, आंसर होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और कौन सी, अगर बात करें कौन सा एक्ट है, कौन सी धारा है, तो वो होगा आपका सेक्शन 139 सब सेक्शन 5। और ये भी कहा गया है कि ऑडिटर जनरल जो होता है, गवर्नमेंट कंपनी की बात करी जाए, तो वहां जो 180 दिन है, उस 180 दिन हो जाते हैं। देखिए, अगर
गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो 30 दिन। और अगर कंपनी कौन सी है, गवर्नमेंट, तो 180 दिन के अंदर अंदर, उसी फाइनेंशियल ईयर में जिसमें कंपनी स्टार्ट हुई है, तो 180 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर की नियुक्ति करनी होती है गवर्नमेंट कंपनी के केस में। और कौन करेगा, कैग। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको नियुक्त करता है। तो सही आंसर आपका क्या है, सही आंसर है आपका शेयर होल्डर। मतलब यहाँ पूछा है नॉर्मली, आमतौर पर। वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखिए अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये चैनल पहुंच बनाएगा अपनी उन लोगों तक जिन लोगों को, जो लोग पेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, उन तक ये चैनल अपनी पहुंच बना लेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन किसी का आपके सब्सक्राइब करने से भला जरूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लेखा परीक्षक का कार्य होता है, लेखा परीक्षक मतलब ऑडिटर। द फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर इज, तो एक ऑडिटर का कार्य क्या होता है, लेखा बहियों का अभिलेखन करना होता है, मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग बुक्स, अकाउंटिंग बुक्स को ये लिखता है, या विभिन्न लेखा बहियों का संकलन करता है, मतलब कंप्लिंग वेरियस अकाउंटिंग बुक्स, जो अकाउंटिंग बुक्स होती हैं उनका संकलन करेगा, क्या ये उनको बनाएगा, इकट्ठा करेगा, या लेखों की समीक्षा करना काम इसका होता है, मतलब रिव्यूइंग द अकाउंट्स, या फिर लेखा से निष्कर्ष निकालने के लिए अर्थ निर्वचन व्याख्या करता है, कि कुछ जो लेखा हुए हैं, जो अकाउंट्स बने हैं, उनसे निष्कर्ष निकालता है ये कुछ, या शुद्धता ज्ञात करने के लिए वही प्रविष्टियों का सत्यापन करता है, वेरीफाइंग द सेम एंट्री टू असरटेन देयर एक्यूरेसी, या एक्यूरेसी जांच करता है। तो ये क्या करता है, ये शुद्धता ज्ञात करने के लिए प्रविष्टियों का सत्यापन करता है। इसका काम ना ही अकाउंट्स बनाना होता है, ना ही अकाउंट्स को इकट्ठा करना या सूचनाओं का संकलन करना होता है, नहीं। इसे तो जो अकाउंट्स दिए जाते हैं, जो सूचनाएं दी जाती हैं, उनकी ये शुद्धता की जांच करता है ऑडिटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा आप इसकी कुछ जिम्मेदारियां, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देख लें। तो देखिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, वित्तीय विवरणों की जांच करना, आंतरिक नियंत्रण का आंकलन करना, धोखाधड़ी का पता लगाना और रिपोर्ट करना, अपनी रिपोर्ट पे प्रेजेंट करता है, अनुपालन सुनिश्चित करना, सिफारिशें प्रदान करना, मतलब एडवाइस देना, लेखा परीक्षक रिपोर्ट तैयार करना, ये होते हैं इसके जिम्मेदारियां होती हैं, ये इसको पूरी करनी होती हैं। और अगर यहाँ ऑडिट की भी बात करें तो ऑडिट के भी प्रकार होते हैं। वित्तीय लेखा परीक्षा होता है, किसी संगठन के वित्तीय विवरणों की सटीकता और विश्वसनीयता पर ध्यान दे। अगर वित्तीय लेखा परीक्षा किया जा रहा है तो उसमें क्या होता है कि जो वित्तीय विवरण बने हैं उनकी सटीकता देखनी है और उनकी विश्वसनीयता देखी जाती है। अनुपालन ऑडिट होता है जिसमें विशिष्ट कानून, विनियमों और संविदात्मक दायित्वों के पालन की पुष्टि की जाती है। क्या आप संविदात्मक दायित्व की पूर्ति कर रहे हैं या नहीं, इस ऑडिट में, मतलब अनुपालन ऑडिट में ये होता है। परिचालन लेखा परीक्षा भी होती है, उसमें क्या होता है, किसी संगठन की प्रक्रियाओं और परिचालन की दक्षता और प्रभावशीलता का आंकलन किया जाता है, इसमें परिचालन लेखा परीक्षक में। और एक फोरेंसिक ऑडिट होती है, इसमें संभावित धोखाधड़ी या कदाचार की जांच की जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है संभावित धोखाधड़ी या कदाचार की जांच कौन सी ऑडिट में की जाती है, तो आपका आंसर होगा फोरेंसिक ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको ये जो कथन दिए हुए हैं, ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको इनको पढ़ना है और बताना है सही कौन सा है। लेखा परीक्षा कई वर्षों को कवर करती है, लेखा परीक्षा को और जांच दोनों में कई वर्षों को कवर किया जाता है, मतलब कई वर्षों तक काम आती है। अन्वेषण कई वर्षों के लिए कवर की करती है। किसी उद्यम
किसी उद्यम की औसत कमाई क्षमता जानना लेखा परीक्षा के उद्देश्यों में से एक होता है। लेखा परीक्षा किसी उद्योग या उद्यम की वित्तीय स्थिति को प्रकट करती है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका अन्वेषण। अन्वेषण कई वर्षों को कवर करता है। अन्वेषण मतलब जो इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन में आप कवर करते हैं, कई सालों को कवर किया जाता है इन्वेस्टिगेशन में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। लेखा परीक्षा हर साल वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। जो ऑडिटिंग होती है, ऑडिट हर साल के अंत में की जाती है, एक बात। दूसरी बात, लेकिन यह कई सालों तक चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि एक साल में ही ये पूरी हो जाती है। लेकिन अगर लेखा परीक्षा के दौरान कोई बड़ा घोटाला या धोखाधड़ी हुई है, तो उसका पता चलता है, अगर उसका पता चलता है, तो इस स्थिति में जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ जांच की जा सकती है। जिस जांच जिस जांच में इस जांच की प्रक्रिया में 1 साल से ज्यादा साल का समय लग सकता है। तो जो इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें एक से ज्यादा साल का समय लग जाता है, मतलब कई कई साल उसमें लग जाते हैं। लेकिन औसत कमाई या कमी या वित्तीय सच्चाई का पता लगाना लेखा परीक्षा के उद्देश्य में शामिल नहीं होता है। औसत कमाई नहीं बताता है ये आपको, या जो कमी हुई है उसको नहीं बताता है, या वित्तीय सच्चाई का पता ये नहीं लगाता है। ठीक है, ये क्या है? परीक्षण जो ऑडिट, जो आपके लेखा है, उनमें हुई अशुद्धि का पता लगाता है ऑडिटर। बट यहाँ ये पूछा गया था कि 1 से ज्यादा साल, मतलब ये पूछा गया था कौन सी बात यहाँ पर सही है। तो सही बात यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है, इसमें कई कई साल लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ने दिया था, लेखा परीक्षा एक प्रहरी है, न कि कोई खोजी। ऑडिटर इज वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हंट। क्या कहा गया था? कि ये कोई शिकारी कुत्ता नहीं, ऑडिटर जो है ये क्या होता है? ये देखभाल करने वाला डॉग होता है, ये कोई शिकारी कुत्ता नहीं होता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने दिया था, या लॉर्ड जस्टिस लोपेस ने दिया था, या लूका पैसोली ने दिया था, या स्पाइसर और पैगलर ने दिया था, या मोंटोगोमरी ने दिया था। तो सही आंसर होगा आपका बी, लॉर्ड जस्टिस लोपेस। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लेखा परीक्षा एक निगरानी करता है, जांच करता नहीं। ये क्या करता है? केवल निगरानी करता है, निगरानी रखता है बस। यह कथन लॉर्ड जस्टिस लोपेज ने दिया था। और किसमें? जो किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी का केस था, वो भी कब था? 18 और ये 1896 में दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि ये जो निर्णय था, ये निर्णय कब दिया गया था? तो ये निर्णय दिया गया था आपका 1896 में। ठीक है, ये यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है। और ये भी पूछा गया है कि किंग्स कॉटन मिल्स कंपनी के केस में लेखा परीक्षक को क्या कहा गया है? ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंपनी सचिव के द्वारा नहीं किया जाता है? तो कंपनी सचिव जो होता है, उसके द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ परफॉर्म्ड बाय द कंपनी सेक्रेटरी? शीर्ष प्रबंधन के एजेंट के रूप में सीएस काम करता है। तो क्या कंपनी सचिव के द्वारा ये काम नहीं किया जाता है? वो शीर्ष प्रबंधन का एजेंट के रूप में काम नहीं करता है, या निगरानीकर्ता के रूप में सीएस कार्य करता है, या पीडीओ के सदस्य के प्रतिनिधित्व के रूप में सीएस काम करता है, या फिर लेखाकार के रूप में सीएस कार्य करता है, या लेखा परीक्षक के रूप में सीएस कार्य करता है? तो देखिए, जो लेखाकार
जो लेखाकार है उसके रूप में सीएस काम नहीं करता है। मतलब जो सीएस होता है वो अकाउंटेंट का कार्य नहीं करता है। क्या नहीं करता? वो अकाउंटेंट का कार्य नहीं करता है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टेचुरी ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, पोस्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। आपको इनको मैच करना है। जो कॉलम बी है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है और जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट देखते हैं स्टेचुरी ऑडिट। तो जो स्टेचुरी ऑडिट होता है वह लेखांकन में दक्षता रखने वाले वाणिज्यिक स्नातक ही कर पाते हैं, या अभ्यासरत कंपनी सचिव करते हैं, या अभ्यासरत संधि चार्टर अकाउंटेंट लेखाकार। तो जो स्टेचुरी ऑडिट है उसको कौन करता है? उसको करता है आपका पार्टी प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस करता है चार्टर अकाउंटेंट की। जो चार्टर अकाउंटेंट है वो ही करता है स्टेचुरी ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट कौन सी होती है? इसे कौन करता है? तो इसको करता है जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है, ये उसका वर्क होता है। और जो कोस्ट ऑडिट होता है, कोस्ट ऑडिट कौन करता है? कोस्ट ऑडिट करता है जो आपका कोस्ट एंड वर्कर्स मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, वो इस कार्य को करता है। और इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट किसके द्वारा की जाती है? कॉमर्शियल ग्रेजुएट हैविंग प्रोफेंसी इन अकाउंटिंग, वो भी आंतरिक लेखा परीक्षा कर सकता है। मतलब इंटरनल ऑडिट वह भी कर सकता है जो सिंपल कॉमर्स में ग्रेजुएट है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सही? सही ऑप्शन होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑडिट विशेष रूप से कंपनी सचिव के द्वारा किया जाता है? तो कंपनी सचिव जो होता है, कंपनी सचिव वैधानिक ऑडिट करता है, लागत ऑडिट करता है, वित्तीय ऑडिट करता है, सचिवीय ऑडिट करता है, या आंतरिक ऑडिट करता है। तो ये तो अभी आपने पीछे भी मैच किया था, लास्ट क्वेश्चन में भी यही था। तो ये क्या करता है? डी, सेक्रेटरियल सचिवीय ऑडिट यह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटा की सटीकता के लिए लागत खातों के सत्यापन की प्रक्रिया और इन अभिलेखों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे इसके सिद्धांत, योजनाओं, प्रक्रियाओं और उद्देश्यों का पालन करते हैं, इस अन्यथा कहा जा सकता है। तो इसे क्या कहा जा सकता है? देखिए क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इसके चांस इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्वेश्चन है बट क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो इसको आराम से समझिए। देखिए क्या कर रहे हैं, जो लागत लेखा है, जो लागत लेखांकन है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसको उसकी प्रोसेस को वेरिफिकेशन करना, मतलब सत्यापन करना कि जो सिद्धांत हैं लागत लेखांकन के, उसकी योजनाएं हैं, उसकी प्रक्रिया है, उसके उद्देश्यों का सही पालन हुआ है या नहीं, इस चीज की जांच करना कि सारे नियम कायदे कानून जो लगते हैं, जो प्रिंसिपल यूज होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, क्या वो सही फॉलो किए गए हैं, क्या उनका पालन किया गया है, ये जांच करना। तो ये जांच करना क्या कहलाता है? निष्पादन लेखा परीक्षा कहलाता है, रणनीतिक लेखा परीक्षा कहलाता है, लागत लेखा परीक्षा कहलाता है, या वैधानिक लेखा परीक्षा कहलाता है, या सचिवीय लेखा परीक्षा कहलाता है। तो ये सिंपल नाम लागत को जांच कर रहा है जब, कि पोस्ट अकाउंटिंग जो हुई है वो कैसे हुई है, पोस्ट अकाउंटिंग सही हुई है, गलत हुई है, जब इसको जांच कर रहा है, इसकी ऑडिटिंग हो रही है, तो ये पोस्ट ऑडिट ही होगी। तो इसको कहते हैं पोस्ट ऑडिट। सिंपल आंसर है, बस याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन पहले भी आपका पूछा जा चुका है। यही क्वेश्चन है जो पहले भी आपका पूछा गया था। और कब पूछा गया था? ये आपके 2016 में पूछा गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सचिवीय लेखा परीक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? जो आपकी सेक्रेटरियल ऑडिट होती है, तो कौन सा अधिनियम है जो उसके अंडर नहीं आता है? तो द कंपनीज एक्ट 1956 रूल मेड देयर अंडर, कुछ रूल देयर अंडर, कुछ रूल बनाए गए हैं कंपनीज एक्ट 1956, तो वो कवर होते हैं इसमें, सेक्रेटरियल लेखा परीक्षा में बिल्कुल होते हैं। दूसरा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड रूल मेड देयर अंडर, या वहां पर जो रूल बनाए गए वो भी इसमें आते हैं, बिल्कुल आते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड जो रूल बनाए गए हैं उसमें, वो सब इसके अंडर में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। स्पेसिफिक रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, तो ये भी इसके अंडर में आता है, बिल्कुल आता है सचिवीय लेखा परीक्षा के। और लास्ट है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड रूल देयर अंडर, जो वहां पर नियम बनाए गए वो, और बोनस भुगतान अधिनियम, ये नहीं आता। ऑप्शन इसका ई सही होगा। जो आपका सचिवीय लेखा परीक्षा के लिए अधिनियम है उसमें ये नहीं आता है आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बाकी सभी उसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कंपनी के आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है, जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? संचालक मंडल द्वारा की जाती है, अंशधारियों द्वारा की जाती है, सरकार के द्वारा की जाती है, या जो लेनदार होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, उनके द्वारा की जाती है? तो सही आंसर होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालन मंडल के द्वारा आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटिन शब्द ऑडियर, एक लेटिन शब्द है ऑडियर, इंग्लिश में है आपका AUDIR, ऑडियर मीन, तो इसका मीन्स क्या होता है? तो अगर इसकी बात करें हम, तो आप देखेंगे कि देखिए ऑडिटिंग शब्द अंग्रेजी के ऑडिटिंग शब्द से लिया गया है, जो लेटिन शब्द ऑडिरे से लिया गया है, जिसका अर्थ है सुनना। जिसका अर्थ क्या है? सुनना। प्राचीन काल में लेखा जोखा जो रखने वाला व्यक्ति होता था, यानी अकाउंटेंट जो होता था, वो निष्पक्ष खाता बही रखता था, और वह व्यक्ति के पास और उस व्यक्ति के पास सभी हिसाब किताब देखने जाते थे, और वो निष्पक्ष रूप से उसको सुनाता था, तो उसको सुनते थे, उसको सुना जाता था। इसको सुनकर अपना, और जो न्यायाधीश होते थे वो हिसाब किताब को सुनकर वो अपना निर्णय लेते थे। तो सुनने की इस प्रक्रिया को अंकेक्षण या ऑडिटिंग, तथा सुनने वाले को, निष्पक्ष व्यक्ति को अंकेक्षक ऑडिटर कहा जाने लगा। तो जो ऑडिटर था, जो वो सुनाता था, जिसको सुनते थे, उसको ऑडिटर कहते थे। और जो ये प्रक्रिया थी कि वो अपना हिसाब किताब लेखा को सुनाता था, उसको कहते थे आपकी ऑडिटिंग। तो वहीं से आया था ऑडियर। ऑडियर मतलब सुनना। तो सही क्या इसका अर्थ होगा? सही आंसर होगा सुनना। सुनने को ही क्या है? ऑडियर का मीन्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक लेखा परीक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने का प्रयास करता है। नकदी का दुरुपयोग हुआ है, मतलब मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है कैश का, उसका पता लगाता है। माल का दुरुपयोग हुआ है, मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है गुड्स का, उसका पता लगाता है। या फ्रॉड हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसका पता लगाता है। या इन सभी का पता लगाता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, इन सभी का, उपरोक्त सभी का पता वो लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब अंकेक्षण पूरे वर्ष नियमित या अनियमित रूप से की जाती है, तो उसे कहा जाता है
पूरे वर्ष ऑडिटिंग की जा रही है, तो आप रेगुलरली हो या इरेगुलरली हो, मतलब रुक रुक के की जा रही हो, लेकिन पूरे साल क्या चल रही है, ऑडिटिंग चल रही है, तो इसको कंटिन्यूअस ऑडिटिंग कहा जाएगा, स्टेचुरी ऑडिट किया जाएगा, इंटरनल ऑडिट किया जाता है या इंटरिम ऑडिट कहा जाता है। तो सही आंसर होगा आपका, इसको कहा जाता है आपका ए, मतलब कंटिन्यूअस ऑडिट, सतत अंकेक्षण। तो सतत अंकेक्षण पूरे साल चलता रहता है। ये क्वेश्चन 2018 में एलटी में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। टाटा कंपनी लिमिटेड के लिए अंकेक्षण क्या होगा? तो अंकेक्षण आवश्यक होगा, विलासिता होगा, या प्रतिष्ठा मूलक होगा, या आवश्यकता एवं विलासिता दोनों होंगे। मतलब नेसेसिटी है, जरूरी है उसको ऑडिट कराना, या लग्जरी है उसके लिए, या प्रिस्टिंग बेस है, या दोनों है। तो सही आंसर होगा, देखिए अगर बात करें टाटा कंपनी लिमिटेड, तो इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है, इसके लिए यह नेसेसिटी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या है, ये आपकी कंपनी है, और वो भी कैसी कंपनी है, अधिनियम के अंतर्गत ये एक जो अधिनियम है कंपनी का, उसके रजिस्टर्ड हुई हुई है, और निजी हो, रजिस्टर्ड कंपनी है, चाहे वो निजी हो चाहे सार्वजनिक हो, मतलब चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, बात यह कि वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो उसको जो अंकेक्षण मतलब ऑडिटिंग कराना अनिवार्य हो जाता है। दोबारा सुन लीजिए, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, जो भी रजिस्टर्ड है उनको ऑडिटिंग कराना जरूरी होता है। आंतरिक नियंत्रण में शामिल है। आंतरिक नियंत्रण, अगर आप इंटरनल कंट्रोल की बात हो रही है ना कि ऑडिट की, तो इंटरनल ऑडिट में, सॉरी इंटरनल कंट्रोल में क्या आता है, पूछा गया है आपसे, जो इंटरनल कंट्रोल होता है उसमें क्या आता है? पहला, वैधानिक अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण और आंतरिक जांच, तीनों आती हैं, या आंतरिक जांच और केवल अतिरिक्त अंकेक्षण आता है, या आंतरिक जांच, आंतरिक अंकेक्षण और संपत्तियों का भौतिक नियंत्रण, संपत्तियों का भौतिक नियंत्रण ये आता है, या आंतरिक जांच, आंतरिक अंकेक्षण और वैधानिक अंकेक्षण और परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, आंतरिक जांच और आंतरिक अंकेक्षण दोनों ही किसमें आ जाते हैं, आंतरिक कंट्रोल में आ जाते हैं। तो आपका जो इंटरनल कंट्रोल है, इंटरनल कंट्रोल में आपका क्या आ जाएगा, इंटरनल चेक भी आ जाएगा, प्लस इंटरनल ऑडिट भी आ जाएगी, ये दोनों आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। औचित्य अंकेक्षण का तात्पर्य क्या है? खातों का सत्यापन, एकल स्वामित्व वाली संस्थाओं को खातों की जांच, व्यय की आवश्यकताओं और औचित्य जांच, सरकारी कंपनियों का लेखा परीक्षा। इसका सही आंसर होगा आपका सी, मतलब व्यय की आवश्यकता और औचित्य जांच। अचानक जो आवश्यकता है व्यय की, उसकी जांच होनी है, और अचानक जांच होती है उसको औचित्य अंकेक्षण कहते हैं। और ये जो आपका इसका थोड़ा, ये देखिए इसका ये भी देख लेते हैं कि कॉर्पोरेट ऑडिट के दो मुख्य पहलू क्या क्या हैं, औचित्य अंकेक्षण और दक्षता अंकेक्षण, इसमें ये दोनों ही आ जाते हैं। स्वामित्व ऑडिट का अर्थ है व्यय की आवश्यकता और औचित्य की जांच करना। दूसरे शब्दों में औचित्य ऑडिट के माध्यम से यह देखा जाता है कि नियोजित व्यय अधिकतम लाभ दे रहा है या नहीं, जो आपने सोचा था व्यय खर्चा, वो आपको लाभ दे रहा है या नहीं।
व्यय का आकार देखा जाता है और तरीका सही है या नहीं ये भी चेक किया जाता है। वैकल्पिक तरीके से खर्च करके लाभ को इसमें बढ़ाया जा सकता है कि और कोई तरीका है जो लाभ बढ़ाने का, इस खर्चे को किसी और तरह से करके हम लाभ को बढ़ा सके। तो यहाँ पूछा था औचित्य मतलब प्रोप्रिएटरी ऑडिट किसको कहते हैं, तो वो था आपका एग्जामिनेशन ऑफ नीड एंड रेशनल ऑफ एक्सपेंसेस। मतलब आपका व्यय की आवश्यकता और औचित्य जांच, इन ये दोनों शामिल होती हैं। तो व्यय की आवश्यकता और औचित्य जांच दोनों शामिल होती हैं औचित्य अंकेक्षण में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन लेखा परीक्षा की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। जो प्रबंधन लेखा परीक्षा है, प्रबंधन लेखा परीक्षा है, उसकी प्रक्रिया का हिस्सा कौन सा नहीं है। उसकी प्रक्रिया का हिस्सा, इसका प्रबंधन लेखा परीक्षा की प्रक्रिया का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो प्रोसेसिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट क्या नहीं है। जिम्मेदारियों की केंद्र की पहचान करना, ये तो इसमें आता है, किसमें, प्रबंधन लेखा परीक्षा में ये आता है। प्रत्येक जिम्मेदारी केंद्र के प्रदर्शन की समीक्षा करना, ये भी आता है। संगठनात्मक संरचना की समीक्षा करना, ये भी आता है। मूल्य ह्रास पद्धति की जांच करना और कंपनी की अचल संपत्तियों पर इसके अनुप्रयोग की जांच करना, ये नहीं आता है किसमें, प्रबंधन लेखा परीक्षा में। आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक का स्टाफ वर्ष भर लेखों की जांच में व्यस्त रहता है, यह परिभाषा किसने दी थी। चालू अंकेक्षण जो होता है उसमें अंकेक्षक का स्टाफ पूरे वर्ष भर बिजी रहता है, जांच में बिजी रहता है। तो ये किसने कहा था, ये कथन दिया किसने था, तो ये जो कहा था, ये आपको याद रखना है, ये कहा था स्पाइसर एवं पैगलर द्वारा ये कहा गया था। तो आप इसको थोड़ा मजाकिया भी याद कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप, पैग लगाकर, पटियाला पैग लगाकर क्या है, वर्ष भर ये बिजी रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, रूटीन ऑडिट इज डन बाय, नैतिक जांच की जाती है, किसके द्वारा नैतिक जांच की जाती है। मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था के प्रबंधक होते हैं उनके द्वारा की जाती है। एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या संस्था के जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा की जाती है। ऑडिटर होते हैं अंकेक्षणों के द्वारा की जाती है, या फिर शेयर होल्डर्स के द्वारा की जाती है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। जो अंकेक्षण होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं, वो ही इसको जांच करते हैं। रूटीन चेकिंग, जो रूटीन चेकिंग होती है, क्या होती है आपकी, रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग में होता क्या है, इसमें संस्था के जो अंकेक्षक होते हैं उनके द्वारा समय समय पर जूनियर स्टाफ जो होता है उनके लेखों की जांच की जाती है। जो उनका जूनियर स्टाफ होता है उनके लेखों की जांच करने से क्या होगा, इसमें जो त्रुटि हो सकती है, जो गलती हो सकती है, उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि समय समय पर जांच की जा रही है। किसके कौन कर रहा है, ऑडिटर। किसके कार्य की जांच कर रहा है, जो उसके जूनियर स्टाफ के लेखों की जांच की जाती है। जो उसका जूनियर स्टाफ है, जो उसका जूनियर स्टाफ है अंकेक्षण का, उसकी यह जांच कर रहा है। टीजीटी में ये क्वेश्चन आने की काफी संभावना है, तो इसको आप अच्छे से याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अंकेक्षण का नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने भी पीछे भी आप सबको बताया था, तो सीधा इसको देखते हैं। इसका क्या, पुस्तकों को लिखना। देखिए जो अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स बुक ये नहीं बनाता है, ये तो कपट को ढूंढता है, शुद्धता को जांच करता है और अशुद्धियों को ढूंढता है या उन्हें रोकता है। लेकिन ये लेखाओं को, जो बुक्स होती हैं, ये अकाउंटिंग की बुक्स नहीं बनाता है, कौन, अंकेक्षक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था को अनिवार्य अंकेक्षण करना होता है।
देखिए कौन सी संस्था है जिसको जरूरी होता है अंकेक्षण करना, मतलब ऑडिट कंपलसरी होता है, वो कौन सी संस्था है? तो देखिए यहाँ पर ये सभी जो दी हुई है संस्थाएं, चाहे सहकारी संस्था हो, चाहे जीवन बीमा कंपनी हो, या आपका ट्रस्ट हो, इन सभी को अंकेक्षण करना जरूरी होता है। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन हो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हो या ट्रस्ट हो, इनको अंकेक्षण करना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गहन जांच के अंतर्गत डीप इन्वेस्टिगेशन। डीप इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? सभी लेखा पुस्तकों की जांच होती है, या विशिष्ट लेखा पुस्तक होती हैं उनकी जांच होती है, या केवल रोकड़ बही की जांच होती है, क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही होगा। सभी लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है। गहन जांच में कुछ विशिष्ट मुद्दे होते हैं, उन विशिष्ट मुद्दों की जांच, उन विशिष्ट मुद्दे जब उठाए जाते हैं तो विशिष्ट मुद्दों के उठने पर सभी लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है गहन जांच में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप। आंतरिक अंकेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जो आपका इंटरनल ऑडिट होता है, तो ये क्यों किया जाता है? मोस्ट, ये जो जरूरी होता है, क्यों जरूरी होता है? तो ये जो जरूरी होता है, ये आपका अशुद्धियों व कपटों का जल्दी से पता लग जाए, क्या क्या कपट हो रहे हैं, अशुद्धियां क्या क्या हो रही हैं, इसलिए किया जाता है। या अंतिम अंकेक्षण में सहायक होता है इसलिए, या वार्षिक लेखा का जल्दी से सत्यापन हो जाए इसलिए, या नियमित लेखांकन सुनिश्चित करना। सही आंसर होगा आपका पहला, अशुद्धियां हो या कपट हो, इनका जल्दी से पता चल जाए, जल्दी से उनको ढूंढा जा सके, इसलिए आंतरिक अंकेक्षण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकेक्षण किस समय प्रारंभ होता है? एट व्हाट टाइम डज द ऑडिट स्टार्ट? जब पुस्तक समाप्त होता है, जब बुक कीपिंग एंड हो जाता है, या जब अकाउंटिंग एंड्स हो जाता है, या जब मैनेजमेंट गोज ऑन लीव, या जब प्रबंधन अवकाश पर चला जाता है, या जब नए साझेदार का प्रवेश होता है। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, जब लेखा कार्य संपन्न होता है। तो आपको पता है एक बात कही जाती है कि जहां पर बुक कीपिंग खत्म होता है, वहां ऑडिट अकाउंटिंग शुरू होता है, और जहां अकाउंटिंग खत्म होता है वहां पर ऑडिट शुरू होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक कंपनी का अंकेक्षण ऐच्छिक होगा, अनिवार्य या पूर्ण होगा? देखिए ये कंपलसरी होता है। जो सार्वजनिक कंपनी है उसका अंकेक्षण कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार उसका जो आपका अंकेक्षण होता है वो जरूरी होता है। जबकि अगर एकांकी व्यापार या साझेदारी व्यवसाय की बात करें, उनके लिए अनिवार्य नहीं बल्कि ऐच्छिक होता है। पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए क्या होता है, ये ऐच्छिक होता है, चाहे वो कराए चाहे ना कराए। बट अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके लिए क्या होता है, ये अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक जांच से संबंधित नहीं है? तो आंतरिक जांच से संबंधित कौन सा नहीं है? तो आपका एक व्यक्ति के कार्यों की जांच स्वतः ही अपने अन्य व्यक्ति द्वारा होती है। ये आंतरिक जांच में शामिल नहीं है कि एक आदमी कार्य कर रहा है तो उसके कार्य की जांच अपने आप दूसरे व्यक्ति के द्वारा की जाती है, ये इसमें शामिल नहीं होता है। बाकी आंतरिक लोगों द्वारा लेखा रिकॉर्ड की जांच करना ये भी आता है, परिसंपत्तियों का सत्यापन आंतरिक रूप से करना ये भी आता है, प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों की जांच आंतरिक तौर पर की जाती है ये भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति का वर्क अपने आप दूसरे व्यक्ति के द्वारा चेक हो जाता है, ऐसा इसमें नहीं होता है।
यदि एक कंपनी में एक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति के कार्य पूरक है तो वह इसका संबंध किससे होता है? आंतरिक नियंत्रण से, आंतरिक लेखा परीक्षण से, आंतरिक जांच से, या इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आंतरिक जांच। तो जो इंटरनल आपकी आंतरिक जांच जो होती है, जो आपकी आंतरिक जांच होती है, इंटरनल चेकिंग होती है। इंटरनल चेकिंग में क्या होता है? एक व्यक्ति का काम दूसरे व्यक्ति के द्वारा चेक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक अंकेक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित में निम्नांकित के लिए बनाया गया कार्यक्रम है। अंकेक्षक जो अंकेक्षण कार्यक्रम होता है, मतलब ऑडिट प्रोग्राम जो होता है, वो किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है? अंकेक्षण के आने और जाने के लिए, किस टाइम आना है किस टाइम जाना है, या नैतिक जांच के लिए, या कंपनी की शाखाओं के निरीक्षण के लिए, या अंकेक्षण के चरणबद्ध कार्य कि पहले कौन सा काम होना है, फिर कौन सा काम होना है, उसके बाद कौन सा काम होना है। तो सही जो होगा अंकेक्षण, ऑडिटर के जो आपके फेस होंगे, ऑडिट के जो चरण होंगे, स्टेप होंगे, उनके लिए अंकेक्षण कार्यक्रम बनाया जाता है। नैतिक जांच से क्या आशय है? ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी हो चुका है। तो नैतिक जांच से क्या मतलब होता है? नैतिक मदों की जांच करना, नैतिक तौर पर मदों की जांच करना। ऑप्शन आपका बी आंतरिक निरीक्षण प्रणाली। नैतिक जांच से क्या आशय है? इससे आशय है आंतरिक निरीक्षण ये प्रणाली होती है, आंतरिक निरीक्षण की ये प्रणाली होती है। आंतरिक अंकेक्षण से क्या आशय है? तो इसका जो आशय है, प्रबंधों की ओर से अंकेक्षण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक अंकेक्षण कहते हैं। वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत एक ऐसी कार्य प्रणाली जमा दी जाती है कि एक कर्मचारी का कार्य दूसरे कर्मचारी के द्वारा कार्य प्रगति में ही जांच लिया जाए, तो इसको क्या कहते हैं? अभी इसका जिक्र हुआ था, तो इसको क्या कहा जाता है? ये दोबारा से आ रही है, इसको आंतरिक अंकेक्षण कहते हैं, इंटरनल चेक कहते हैं, इंटरनल ऑडिट कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति द्वारा खुद ही जांच लिया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? आंतरिक जांच। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालू अंकेक्षण में क्या होता है? कार्य कैसा होता है? इसमें कार्य शिथिल होता है, मध्यम होता है, तेज होता है, एक जैसा होता है? तो इसमें जो कार्य होता है वह एक ही जैसा होता है। कानूनी अंकेक्षण किसके लिए आवश्यक है? एक व्यापारी के लिए, साझेदारी के लिए, लोक सीमित कंपनी के लिए, या संयुक्त परिवार व्यवसाय के लिए? तो सही आंसर होगा आपका आंसर सी, लोक सीमित कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है उसके लिए अनिवार्य होता है। मिनट बुक की जांच कौन कर सकता है? हु कैन एग्जामाइन द मिनट बुक? अंशधारी बिना किसी शुल्क के कर सकते हैं, या ऋण पत्र अधिकारी शुल्क के भुगतान करने पर कर सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति शुल्क देकर, शुल्क का भुगतान करके मिनट बुक की जांच कर सकता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा ए, अंशधारी बिना किसी शुल्क के मिनट बुक की जांच कर सकते हैं। ये इसका अधिकार होता है शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मैंने शुरू में ही बता दिया था, संचालन मंडल के द्वारा की जाती है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लागत लेखा परीक्षण का आरंभ हुआ था, कौन सी साल में हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें, 1965 में, 1965। लेखा परीक्षण का
वर्ण विषय कंपनी अधिनियम की निम्न धारा में दिया गया है। तो कंपनी अधिनियम की कौन सी धारा में दिया गया है? ये क्वेश्चन को अब हम नहीं करते हैं, इसको हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये पुराना क्वेश्चन है, ये आपका 1956 की इसमें बात हुई है, जबकि अब जो आता है वो 2013 कंपनीज एक्ट 2013 पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है जहां नामांकित समाप्त होता है। तो जहां पर अकाउंटिंग समाप्त हो जाता है वहां पर ऑडिटिंग शुरू हो जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अंकेक्षण का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। जो ऑडिटर्स रिपोर्ट है वो किसको सबमिटेड की जाती है? तो वो किसको सबमिटेड की जाती है? वो कंपनी के अंशधारी शेयर होल्डर को। जो अंकेक्षण द्वारा कंपनी के अंकेक्षण की प्रतिवेदन कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में कंपनी के अंशधारियों को प्रस्तुत की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी के वास्तविक स्वामी कंपनी के अंशधारी ही होते हैं। तो जो एजीएम होती है, जो एजीएम होती है एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें शेयर होल्डर के सामने प्रस्तुत की जाती है अंकेक्षण रिपोर्ट। आंतरिक नियंत्रण में शामिल है। तो आंतरिक नियंत्रण में शामिल क्या होता है? आर्थिक और गैर आर्थिक प्रशासनिक नियंत्रण सभी इसमें शामिल होते हैं। परीक्षण जांच में कम होता है। अगर आप टेस्ट तो आपकी जो परीक्षण जांच है, जो परीक्षण जांच से क्या कम हो जाता है? अंकेक्षण का दायित्व कम हो जाएगा, या अंकेक्षण का अधिकार कम हो जाएगा, अंकेक्षण का व्यय कम हो जाएगा, या अंकेक्षण का कार्य कम हो जाएगा? तो सही आंसर होगा डी। इससे क्या होता है? जो परीक्षण जांच होती है उसमें जो अंकेक्षण होता है उसका कार्य थोड़ा हल्का हो जाता है। ठीक है, उसका कार्य थोड़ा कम हो जाता है। इसको आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब अंकेक्षण का कार्य नियमित अथवा अनियमित रूप से वर्ष भर चलता रहता है तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको आपका चालू अंकेक्षण या सतत अंकेक्षण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है, ये आपको बताना है। तो सत्य कथन क्या है? सत्य कथन होगा आपका आंतरिक अंकेक्षण आंतरिक नियंत्रण का अंग है। जो आपका इंटरनल कंट्रोल है उसका ही अंग होता है इंटरनल ऑडिटिंग। ये बात सत्य है, ये आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रबंध अंकेक्षण है। मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से पढ़िए और जल्दी से बताइए। तो ये होता है आपका प्रबंध द्वारा संचालन तथा क्रियाकलापों का समय समय पर किया जाने वाला आत्म मूल्यांकन। जो प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, वो समय समय पर क्या करता है? क्रियाकलापों का संचालन तथा क्रियाकलाप जो होते हैं उनका क्या करता है? आत्म मूल्यांकन करता है, खुद ही जांच करता है। उसको प्रबंध अंकेक्षण कहते हैं। ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकेक्षण जिससे अंतिम लेखा तैयार होने के पश्चात किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सामयिक अंकेक्षण, सतत अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण या अनियमित अंकेक्षण? सामयिक, पीरियोडिक ऑडिट। जब पूरा अंतिम लेखे तैयार हो जाते हैं, फाइनल अकाउंट्स तैयार हो जाते हैं, उसके बाद जो ऑडिटिंग की जाती है उसको हम सामयिक समय के अनुसार अंकेक्षण या पीरियोडिक अंकेक्षण ऑडिट कहते हैं। नेक्स्ट। जब लेखा कार्य को स्टाफ सदस्यों के बीच में इस तरह से वितरित किया जाता है कि एक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति के द्वारा स्वतंत्र रूप से स्वचालित रूप से जांचा जाता है तो इस प्रणाली को क्या कहते हैं? भाई एक पर्सन ने काम किया है, उसके काम को दूसरे पर्सन के द्वारा स्वतंत्र रूप से जांचा जाता है बिना किसी रुकावट के, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका आंतरिक जांच। वो क्या होती है? इंटरनल चेक होती है, आंतरिक जांच होती है।
वैधानिक लेखा परीक्षक का क्या कर्तव्य होता है? स्टेचुरी ऑडिटर की ड्यूटी बाउंड टू, किस ड्यूटी में वो बंधा हुआ होता है? कंपनी के सदस्यों को एक रिपोर्ट प्रस्तुत तो करनी उसको पड़ेगी, ये बात सही है। कंपनी के जो सदस्य हैं उनको रिपोर्ट तो उसे प्रस्तुत करनी पड़ती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पहले देखा था कि शेयर होल्डर को एजीएम में मीटिंग प्रस्तुत करनी होती है। तो ये क्या है, ये वैधानिक लेखा परीक्षक जो है, जो ऑडिटर है, उसका ये कर्तव्य होता है कि ये काम उसको करना ही पड़ेगा। आंतरिक लेखा परीक्षा की जाती है, आंतरिक किसके लिए की जाती है? आंतरिक की बात करें तो आंतरिक आपकी पूंजी संरक्षण को रोकने के लिए की जाती है, कैपिटल इरेशन को रोकने के लिए की जाती है। आंतरिक अंकेक्षण एक संस्था के हिसाब किताब की समय समय पर वेतन प्राप्त कर्मचारियों द्वारा की गई जांच आंतरिक जांच कहलाती है। जो कर्मचारी हैं, कौन है? कर्मचारी है मतलब एम्प्लॉय है, वो ही समय समय पर जांच करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? आंतरिक लेखा परीक्षा। जबकि यहाँ पर क्या है, प्रबंध की सहायता के लिए लाभांश घोषित करने में सहायता के लिए की जाती है? नहीं, उत्पादन की लागत के कम करने के लिए वो कॉस्ट है, मूल्य निर्धारण के लिए ये भी कॉस्ट है। तो आंसर आपका बी सही होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक नियंत्रण में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। मैं मानता हूं इसका आंसर आप ही दें, क्योंकि ये मैं रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बता चुका हूं। आंतरिक जो नियंत्रण है, जो आपका इंटरनल कंट्रोल है, इसमें दो चीजों को शामिल किया जाता है। अब वो बातें कौन सी हैं? इसमें एक तो आंतरिक जांच, एक तो इसको शामिल किया जाता है आंतरिक जांच को, इंटरनल चेकिंग। इसमें क्या आता है? इंटरनल इंटरनल चेकिंग आती है। और दूसरा इसमें आंतरिक लेखा परीक्षा आती है। दूसरा क्या आती है इसमें? इंटरनल इंटरनल अकाउंटिंग ऑडिट आती है इसमें। तो इन दोनों को, ऑडिट और चेकिंग दोनों कंट्रोल में आती है, इंटरनल कंट्रोल में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएं। सबसे बड़ी बात सुनिए, हम आपके समय का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं, ज्यादा आपका टाइम इसमें वेस्ट नहीं करते हैं। आप देखिए जितनी जल्दी आपने यहाँ 50 क्वेश्चंस किए हैं, शायद ही कोई ऐसा आपको चैनल मिलेगा कि इतने कम समय में आपको 50 क्वेश्चन करा दे। तो इस पार्ट में आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं नए पार्ट में। चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, बाय बाय।